श्रेया जीएस विजन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं स्टैटिस्टिक्स जीके और स्टैटिस्टिक्स जीके का यह स्पेशल क्लास होगा। देखेंगे कि बीपीएससी और सचिवालय को मद्देनजर रखते हुए यह ऐसा प्रश्न लेकर हम आए हुए हैं जो आप हमारे साथ आधे घंटे बने रहें। आधे घंटे में हम आपको वह प्रश्न देने जा रहे हैं जो शायद आप देखते ही कहें कि यह प्रश्न जो है यह परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। देखिएगा, केंद्रीय जल एवं शोध केंद्र कहाँ स्थित है। देखेंगे हम कि केंद्रीय जल एवं शोध केंद्र जो है यह स्थित है खड़गवासला। तो खड़गवासला में जो यह स्थित है, देखिएगा, तो खड़गवासला में एक और चीज स्थित है। क्या है कि जो एनडीए है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का जो मुख्यालय है वो खड़गवासला में। देखेंगे यहाँ पे एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का भी मुख्यालय आपको खड़गवासला में है। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है, भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिव समुद्र में। देखेंगे कि भारत का इंडिया का प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिव समुद्रम में। अब जब कर्नाटक के शिव समुद्रम में, तो यह किस नदी पर, यह लिखिएगा यह जो नदी है वह नदी कौन सी है, तो कावेरी नदी। कावेरी नदी पर और कब, तो 1902 में 1902 ईस्वी में कर्नाटक के शिव समुद्र में कावेरी नदी पर 1902 में भारत का प्रथम जल विद्युत जो है परियोजना स्थापित किया गया। एक और प्रश्न आता है कि कोयना जल विद्युत परियोजना। देखिए हम कोयना जल विद्युत परियोजना जो है, यह कोयना जल विद्युत परियोजना भारत में सबसे बड़ा पूर्ण पनबिजली, याद रखेंगे हम, भारत के सबसे बड़ा पूर्ण पनबिजली परियोजना है, यानी संयंत्र है। भारत का सबसे बड़ा पूर्ण पनबिजली संयंत्र कोई यदि है तो वह संयंत्र कोयना परियोजना है। और देश की सबसे पुराना जो जल विद्युत परियोजना है, इस पर भी प्रश्न हो सकते हैं कि देश की सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना दार्जिलिंग परियोजना 1897। देश का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना दार्जिलिंग परियोजना 1897। दार्जिलिंग परियोजना 1897 में। याद रखिए हम कि 1948 में दामोदर घाटी, 1948 में दामोदर घाटी। देखिएगा 1948 में दामोदर घाटी भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला देखेंगे हम, अगला जो प्रश्न होगा हमारे सामने, 1857 क्रांति में किस मित्र ने किसे जो है देखेंगे किसे मित्र ने धोखा दिया, ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया। देखिएगा तो तात्या टोपे, आंसर क्या होंगे, तात्या टोपे को एक मित्र धोखा देता है और 1857 क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे। तात्या टोपे 1857 की क्रांति के नेतृत्व कर रहे थे। तो देखिएगा कि तात्या टोपे को एक मित्र, उनके जो मित्र थे, मित्र का नाम था मान सिंह। और देखिएगा कि मान सिंह ने धोखा दिया और 1857 की जो क्रांति में यह पकड़े जाते हैं और अंग्रेजों द्वारा यह मार दिए जाते हैं। धोखा देने वाला, देखेंगे धोखा देने वाला मित्र लोग जो है वह मित्र था मान सिंह, यानी मुख में राम बगल में छुरी। याद रखिएगा कि यह मित्र मान सिंह था जिन्होंने तात्या टोपे को 1857 की क्रांति में धोखा दिया और धोखा देकर के अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के पश्चात
इनकी हत्या कर दी। अब देखेंगे कि 1857 की क्रांति, देखेंगे 1857 की क्रांति, 1857 के क्रांति और क्रांति के साथ जो है उनके कार्यक्षेत्र थोड़ा देखते हैं कि 1857 क्रांति में कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा बिहार, यहां से थे। नाना साहेब कानपुर, लिखेंगे नाना साहेब कानपुर, नाना साहेब कहां से? कानपुर से। बख्त खान दिल्ली, लिखेंगे बख्त खान दिल्ली। इसके बाद आपको बेगम हजरत महल लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, जिसे मणिकर्णिका, याद रखिएगा। खान बहादुर खान बरेली, बरेली या वो लोग थे जिन्होंने 1857 क्रांति में इन जगहों से अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, अपने देश को आजाद कराने के लिए यह निरंतर प्रयास कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे। आगे देखेंगे तात्या टोपे का जो मूल नाम था वह रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था तथा 18 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दिया था। 18 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों ने तात्या टोपे को फांसी की सजा दी थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में पटना गांधी मैदान का नाम क्या था? बहुत ही ऐतिहासिक क्वेश्चन है, बहुत ही आपको यह बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासनकाल में पटना गांधी मैदान का नाम क्या था। देखिएगा, ब्रिटिश शासनकाल के समय पटना जो गांधी मैदान का नाम था वह पटना लायंस या बांकीपुर मैदान। देखिएगा, पटना लायंस या बांकीपुर मैदान इसका नाम था। पटना लायंस या बांकीपुर मैदान इसका नाम था। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बांकीपुर में 28वां सम्मेलन 1912 में RN माधोलकर 1912 में RN माधोलकर की अध्यक्षता में हुआ। 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। 1925 में PMCH की स्थापना। 1925 में PMCH की स्थापना। और याद रखें कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। देखेंगे कि 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन होती है लाहौर में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। 1929 में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा जाता है। 1929 में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा जाता है। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा जाता है। याद रखें, 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता
1928 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ने किया था। बाल गंगाधर तिलक की जब बात आती है तो बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बार भी अध्यक्ष नहीं बने, वह अध्यक्षता नहीं करी। तो दोस्तों, यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल श्रेया JSVN को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए देखते हैं 1931 में कराची अधिवेशन। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया जाता है। मौलिक अधिकार एवं आर्थिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। तो मौलिक अधिकार एवं आर्थिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। याद रखिएगा कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता पटेल साहब ने किया था, जिसे हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। या कहें कि बारदौली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? देखिएगा कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। लेकिन गांधी फिलॉसफी संविधान सभा पर खुद अपना प्रभाव दिखा रही थी। गांधी फिलॉसफी, गांधीयन दर्शन जो है वह संविधान सभा पर अपना प्रभाव दिखा रही थी। और याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP जो है, यह भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36-51 में है। और देखेंगे हम कि यहाँ जो है इस पर महात्मा गांधी का जो दर्शन है, देखिएगा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ जो मामला है, यह कौन सी बातें हैं? तो ग्राम पंचायत की स्थापना, नीति निर्देशक सिद्धांत गांधी जी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। नीति निर्देशक सिद्धांत गांधी जी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। देखिएगा कि ग्राम पंचायत की स्थापना, नीति निर्देशक तत्व यह गांधी फिलॉसफी से अभिप्रेरित होता है। और इसलिए होता है कि गांधी जी चाहते थे कि गांव का विकास हो, ग्राम स्वराज। गांधी जी चाहते थे गांव का विकास हो, ग्राम स्वराज। और याद रखिए हम कि इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। 1959 में राजस्थान का नागौर जिला, जहां पर पहली बार स्थानीय सरकार या स्वशासन का गठन किया गया। दूसरी बार में आंध्र प्रदेश में किया गया। अब देखेंगे कि यह भाग 4 का विषय है, अनुच्छेद 36-51 में है। जो DPSP है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यह भाग 4 अनुच्छेद 36-51 का विषय है। अनुच्छेद 36 क्या है? देखेंगे हम 36, 37, 38, 39 देखते हैं। अनुच्छेद 36 है कि राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है। 37 क्या है? अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है। 37 कोई भी अंतर्विष्ट उपबंध जो है वह न्यायपालिका लागू नहीं कर सकती है, इसे लागू करने का अधिकार
सरकार को होती है, राज्य को होती है। इसे लागू करने का अधिकार राज्य को होती है। 38 जो है राज्य भौतिक कल्याण का अभिवृद्धि करता है। 39 जो है समान कार्य के लिए समान वेतन। देखेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी एक ही संस्थान में एक ही पोस्ट पर स्त्री और पुरुष एक समान काम करते हैं, उन्हें एक समान वेतन तय होता है। अनुच्छेद 39 का कहता है कि सभी व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय की व्यवस्था। 39C कहता है धन का समान वितरण। और 40 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन करने का अधिकार राज्य सरकार को है। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता प्रदान करती है सरकार। 48 कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बल देती है सरकार। 49 जो है स्मारकों, संस्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करती है सरकार। फिर देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न होगा, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। देखेंगे अभी हाल ही में सीडीपीओ में पूछा हुआ प्रश्न है कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? देखेंगे कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा और कल 1967 में। याद रखें हम कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह अधिक सीटें प्राप्त करने के पश्चात भी सत्ता से दूर रही थी और महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले गैर कांग्रेसी, अर्थात कह सकते हैं कि बिहार के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के अतिरिक्त कोई अन्य पार्टी जो है वो पार्टी, कोई व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बना था। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। देखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, यानी किस युग से है? तो यह किस युग से है? हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन है। यानी कांस्य युग की है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता या कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। यह जो सभ्यता थी यह नगरीय सभ्यता थी। C14 तिथि निर्धारण पद्धति के अनुसार, यानी कार्बन डेटिंग 14 के अनुसार इनका जो कालक्रम है, हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है वह कालक्रम देखते हैं कि 2350 से C14 कार्बन डेटिंग यानी तिथि निर्धारण के अनुसार इनका जो कालक्रम है, यह 2350 से 1750 AD, 2350 से 1750 BC माना जाता है। 1750 BC माना जाता है। देखिएगा हड़प्पा की खोज 1921 में, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। यह जो है यह वर्तमान में रावी नदी के किनारे स्थित है, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। यह वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला, नदी होगा रावी, और रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न जो होगा, भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा। अगला प्रश्न होगा, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत तथा
चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। आप सभी जानते हैं कि यह जो रेखा है यह मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा तो है, लेकिन भैया मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई, यह प्रश्न बनता है। 1914 में देखेंगे हम कि सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा और मैकमोहन का जो निर्धारण हुआ 1914 में हुआ था। 1914 में हुआ था। 1914 में ब्रिटिश सरकार और तिब्बत की सरकार के बीच हुई थी। क्या देखेंगे हम, देखिए वर्तमान में भारत और चीन के बीच यह रेखा सीमा का निर्धारण कर रही है। तो देखेंगे हम रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा, यह जो है भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1947 से रेडक्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1947 से डुरंड रेखा जो है, डुरंड रेखा, यह डुरंड रेखा देखेंगे अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। 17वीं समानांतर रेखा, 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम के बीच सीमा बनाती है। 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा यह रेखा जो है यूएसए एवं कनाडा, यूएसए एवं कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण करती है। हिडनबर्ग रेखा, यह रेखा जो है पोलैंड एवं जर्मनी के बीच सीमा का निर्धारण करती है। मैग्नॉट रेखा जो है, मैग्नॉट जो है यह जर्मनी एवं फ्रांस के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ओडरनीसे रेखा देखेंगे यह पोलैंड एवं जर्मनी के बीच सीमा का निर्धारण करती है। यह तमाम रेखाएं जो आपकी परीक्षा से संबंधित है, जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट करके यदि रेखा से प्रश्न बनते हैं तो इससे बाहर के प्रश्न नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे